Hello everyone student, this is Vipin here and in this particular video we are going to start a new chapter of Geography class 10th chapter number 1 Resources and Development। ठीक है, अब देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के एक्सप्लेनेशंस को कवर करेंगे और एनसीईआरटी के बिहाफ पे एनसीईआरटी से ही हम एक्सप्लेनेशंस पूरा जानेंगे। ठीक है, जो भी एडिशनल नॉलेज मुझे इस चैप्टर से रिलेटेड है मैं वो भी आपको देता रहूँगा और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के एक्सप्लेनेशन को कवर करते हैं। ठीक, एक और चीज़ आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का अपना एक अलग ही वेटेज है बोर्ड एग्जामिनेशन में। हर साल आप कह सकते हो पर ईयर क्या कहते हैं नियर अबाउट 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर आपके पेपर से आते ही आते हैं। तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। प्लीज़ आप लोग एक्सप्लेनेशन को पूरा देखिए। इसके बाद क्विक रिवीजन के लिए आप इसको फास्ट मोड में डाल के फिर देख सकते हैं। एमसीक्यू फैक्चुअल चीज़ों के लिए आप एमसीक्यू को कवर कर सकते हैं, जो कि सभी चीज़ें इस पर्टिकुलर चैनल लर्नोपीडिया पे अवेलेबल है। तो प्लीज़ आप लोग सभी वीडियो को बार बार देखिए क्योंकि एसएसटी एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप बना के अच्छी तरीके से लिख रहे हैं तो आप डेफिनेटली अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एक और चीज़ आप सभी से बता दूं, एग्जामिनेशन होने से कुछ समय पहले, एग्जामिनेशन होने से 1-2 महीने पहले मैं मॉडल टेस्ट सीरीज़ भी अपने इसी चैनल लर्नोपीडिया पे दूंगा, जिसमें एसएसटी के चारों पार्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो उनको भी आप लोग सॉल्व करिएगा। उससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ होगी। ठीक, तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आखिर में है क्या। ठीक, अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है सबसे पहले लिखा है एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एज रिसोर्सेज। ये कह रहा है कि हमारे एनवायरनमेंट में हर वो चीज़ अवेलेबल, हमारे एनवायरनमेंट में हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है वो सारी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्सेज कहलाती हैं। याद रखिएगा ये चीज़ आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, रिसोर्सेज को हिंदी में संसाधन कहते हैं। अगर इंग्लिश में हमें इसे डिफाइन करना तो आप कहेंगे ऑल दोज थिंग्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स आर नोन एज रिसोर्सेज। हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं वो चीज़ें हमारे लिए रिसोर्सेज कहलाती है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ऑल दोज थिंग्स विच आर technologically accessible, economically feasible and culturally expectable as per these requirements satisfy our needs are known as resources। ठीक, देखिए 3 कंपोनेंट्स की यहाँ पे 3 पर्टिकुलर फैक्टर्स की बात हो रही है। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उस टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसको यूज़ में ला सकें, उसको अपने एक्सेस में ला सकें। दूसरा इकोनॉमिकली फिजिबल, ठीक है, ज़्यादा महंगी ना हो। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो वो चीज़ सोसाइटी में रहने वाले हर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए अफोर्डेबल हो। तीसरा कल्चरली एक्सपेक्टेबल, ठीक है, सोसाइटी में जितने भी डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं सभी उसको एक्सेप्ट करें। ठीक, और इन तीनों रिक्वायरमेंट पे अगर वो चीज़ें हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं तो वो कहलाएंगे रिसोर्सेज। ठीक है, तो थोड़ा कंप्रिहेंसिव तरीके से मैंने इसकी डिफिनेशन आपको बता दी। आई होप आप इसको वेरी शॉर्ट या शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आप कवर कर सकते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया गया है इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी और आपके फिजिकल एनवायरनमेंट का, नेचर का। ठीक है, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उनके रिलेशन के बारे में बताया गया कि ह्यूमन बींग्स के लिए इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में इंटरडिपेंडेंट होती है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट involve an interaction relationship between nature, technology and institution. Human beings interact with nature through technology and create institution to accelerate their economic growth। देखो ह्यूमन बींग एक ऐसा पर्टिकुलर, आप कह सकते हैं ह्यूमन बींग एक ऐसा पर्टिकुलर कंपोनेंट है जो इन तीनों चीज़ों को आपस में इंटर रिलेट कर रहा है। किसको? नेचर को, टेक्नोलॉजी को, इंस्टीट्यूशन को। नेचर में बहुत सारे आपके क्या कहते हैं रिसोर्सेज अवेलेबल है और ह्यूमन बींग्स क्या करता है, ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी की मदद से उन पर्टिकुलर रिसोर्सेज को अपने एक्सेसिबल बनाता है और उसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करता है ताकि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को एक्सेलरेट किया जा सके, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को और भी ज़्यादा
पेस दिया जा सके। ठीक, तो ह्यूमन बीइंग इन तीनों चीज़ों को आपस में रिलेट करता है, ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरडिपेंडेंट करती हैं। हमारे पास लाख नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास लाख के रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी ही अच्छी नहीं है तो क्या हम उसको अपने यूज़ में ला सकेंगे? क्या हम उसको अपने क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। और जब हमारे पास टेक्नोलॉजी ही अच्छी नहीं होगी तो इंस्टीट्यूशंस का तो फिर कोई बात ही नहीं हुआ, इंस्टीट्यूशन का कोई रोल ही नहीं होगा। ठीक, तो तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको इंटरैक्ट कराते हैं, इन तीनों चीज़ों को आपस में रिलेट करने का काम ह्यूमन बींग्स करते हैं। ठीक, अब देखिए चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्या? रिसोर्सेज मैंने बता दिया आपको, डेवलपमेंट का मतलब हमने पढ़ा ही था इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट में। ठीक, इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट अगर आपने नहीं कवर किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट के पार्ट्स में डिवाइड है, उन्हें कवर कर सकते हैं। ठीक है, लिंक पर जाकर विजिट करिए और इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट को कवर करिए। डेवलपमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चेंजेस इन एनी पर्टिकुलर कंडीशन, जब किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में पॉजिटिव चेंजेस होते हैं तो वही चीज़ कहलाती है डेवलपमेंट। ठीक, ये मैंने बताया था। और भी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाके उसे कवर कर सकते हैं। ठीक, अब रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या कहते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वन है। प्रोपोर्शनल रिलेशन तो है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स वन है। क्यों? हम रिसोर्सेज का यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि हमारा डेवलपमेंट हो सके, लेकिन अगर आप रिसोर्सेज को विदाउट प्लानिंग यूज़ करेंगे, इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज़ करेंगे तो जो डेवलपमेंट होना है वो डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से रिसोर्सेज यूज़ होगा तो उसके बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। और अगर रिसोर्सेज के यूज़ करने से, चाहे वो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से ही हो, यूज़ करने से अगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं तो फिर वो किस हद तक डेवलपमेंट कहा जाएगा? ठीक, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप तो है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स वन भी है। रिसोर्सेज हमें यूज़ करने हैं लेकिन विद प्लानिंग, हमें उसके वेस्ट से बचना है और हमें ज़्यादातर ऐसे रिसोर्सेज को अपनाना है जो फॉर्म्स में, सस्टेनेबल फॉर्म्स में। किस फॉर्म में? सस्टेनेबल फॉर्म्स में। वो हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे और इन्वायरमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे कवर किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में रिसोर्सेज को 4 बेसिस पे डिवाइड किया गया और 4 बेसिस में हम डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। 4 बेसिस के अकॉर्डिंग आपके 12 रिसोर्सेज के बारे में हम जानेंगे। कितने रिसोर्सेज के बारे में? 12 रिसोर्सेज के बारे में। अब वो 4 बेसिस कौन से हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी या ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, ये दोनों एक ही हैं। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो इन चारों बेसिस पे, इन चारों के चारों बेसिस पे हम क्या कहते हैं, 12 टाइप्स के रिसोर्सेज को कवर करेंगे। कितने टाइप्स के रिसोर्सेज को कवर करेंगे? 12 टाइप के रिसोर्सेज को। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल होते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व होते हैं। ठीक, तो 4 बेसिस में डिवाइड करके इन 12 रिसोर्सेज को हम कवर करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के पेपर उठाएंगे या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत बार शॉर्ट में आपके 3 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा गया कि डिफाइन रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ, वो कुछ भी हो सकता है, बेसिस ऑफ ओरिजिन भी हो सकता है, एग्जॉस्टिबिलिटी भी हो सकता है, ओनरशिप भी हो सकता है और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट भी हो सकता है। ठीक, तो चारों को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। देखिए हम यहाँ पे जान रहे थे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके 2 प्रकार के होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है कॉन्टिन्यूअस और एक होता है आपका बायोलॉजिकल। कॉन्टिन्यूअस रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके आते हैं जैसे कि विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, सोलर पैनल, ये सब। ठीक, और बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। वाइल्ड लाइफ में ऐसी चीज़ें जो रिन्यूएबल हो जाएं और नेचुरल वेजिटेशन में ऐसी चीज़ें जो आपके रिन्यूएबल हो जाएं। ठीक, तो याद रखिएगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस, दूसरा बायोलॉजिकल। कॉन्टिन्यूअस में आपके विंड, वाटर, सोलर ये सब आते हैं, जियोथर्मल वगैरह, और आपके बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आते हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। ठीक, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज स्टार्ट करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका बायोटिक और दूसरा आपका एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज कैसे होते हैं? ऑल दोज रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बींग्स, या वी कैन से दैट ऑल दोज रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज।
फॉर एग्जाम्पल ऐसे रिसोर्सेज जो हमें लिविंग विंग से मिल रहे हों या बायोस्फीयर से मिल रहे हों, वो सारे रिसोर्सेज आपके बायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगे। जैसे ऐसे रिसोर्सेज जो हमें फ्लोरा फलाना से मिल रहे हों, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें लिव स्टॉक से मिल रहे हों, ये इस प्रकार के आपके रिसोर्सेज कहलाएंगे क्या, बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे प्लांट जो आपके ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ से हमें बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है, ट्रीज़ से हमारी और भी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। इसके बाद एनिमल्स से हमारी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वूल मिलता है, मीट मिलता है, एग मिलता है, मिल्क मिलता है, हनी बी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें, ठीक है। तो ये काउ डंक मिलता है, ये सारे के सारे जो चीज़ें होती हैं ये सब क्या हैं, ये सब आपके बायोटिक रिसोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें लिविंग बींग से मिल रहे हैं, ये हमें लिविंग बींग से, लिविंग ऑर्गेनिज्म में से ऑब्टेन हो रहे हैं, तो इसीलिए हम इनको बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक। अब एबायोटिक रिसोर्सेज, ऑल दोज थिंग्स which we obtain from non-living things are known as abiotic resources. For example, rock, metals, etc. ठीक, हर ऐसी चीज़ें जो हमें क्या कहते हैं, बायोस्फीयर को हटा दो, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या आपके लिथोस्फीयर से मोस्टली मिल रही हो, वो रिसोर्सेज आपके एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे आपका रॉक, मेटल, वाटर, एयर, सनलाइट, दीज ऑल आर गुड एग्जांपल्स ऑफ एबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक। अब हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पे। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पे रिसोर्सेज आपके दो प्रकार के हैं, एक रेनोवेबल, दूसरा नॉन रेनोवेबल। अगर एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा कि डिफाइन रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रेनोवेबिलिटी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, रेनोवेबिलिटी कह लीजिए चाहे एग्जॉस्टिबिलिटी कह लीजिए, दोनों एक ही हैं, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज रेनोवेबल रिसोर्सेज एंड द सेकंड वन इज नॉन रेनोवेबल रिसोर्सेज। रेनोवेबल रिसोर्सेज क्या होता है? The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical और mechanical process are called renewable और replenishable resources, ठीक है। renewable resources का मतलब होता है ऐसे resources जिसको हम दोबारा reproduce कर सकते हैं, जिसको हम recycle कर सकते हैं physical, chemical या mechanical process की मदद से, उन्हीं resources को हम renewable resources कहते हैं। या आप कह सकते हो कि ऐसे resources जिसको एक बार यूज़ करने के बाद भी वो fully exhaust ना हो, इस प्रकार के रिसोर्सेज को हम रेनोवेबल रिसोर्सेज कहते हैं। और रेनोवेबल रिसोर्सेज को रिपेनिशेबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है या नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। इसका एग्जांपल विंड, सोलर, वाटर, फॉरेस्ट, ठीक है, ये सारे के सारे आपके रेनोवेबल रिसोर्सेज के गुड एग्जांपल्स हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक, रेनोवेबल रिसोर्सेज भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपके कॉन्टिन्यूअस, दूसरा आपका बायोलॉजिकल, ठीक। बायोलॉजिकल को फ्लो भी कहते हैं, सॉरी कॉन्टिन्यूअस को फ्लो कहते हैं, बाकी एक आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, दूसरा आपका बायोलॉजिकल होता है, ठीक। अब हम चलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या से होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनके फॉर्मेशन में एक लंबा जोलॉजिकल टाइम लगता है, और ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको अगर एक बार हमने यूज़ कर लिया तो ये फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और इनको ना तो रिप्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही रिन्यू किया जा सकता है किसी भी प्रोसेस से, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो। इन किसी भी प्रोसेस से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रिप्रोड्यूस और रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। इनके फॉर्मेशन में बहुत ही लंबा टाइम लगता है, और इनको अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया तो ये फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसको एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है, ठीक। और इसका सबसे गुड एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, जैसे कि आपके कोल, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें अगर हमने इनको एक बार यूज़ कर लिया तो फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है, ठीक। तो आई होप ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी या ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी आपको समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं थर्ड पे। देखिए अब थर्ड आ गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में रिसोर्सेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक। अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या है? ठीक, ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन द्वारा रेगुलेट किए जा रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिस पर किसी एक व्यक्ति का या उसके परिवार का हक हो, और वो केवल वही परिवार के लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रहा हो, ठीक, तो ऐसे रिसोर्सेज को इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहेंगे। जैसा देखिए यहाँ पे दिया गया है, दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक। आप कह सकते हो ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसपे एक व्यक्ति या उसके परिवार वालों का हक हो, और वो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड उस व्यक्ति या उस परिवार के लोगों की ही ज़रूरतें पूरी कर रहा हो, तो वो आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज होंगे। उस पर और कोई अदर पर्सन अपना हक नहीं जमा सकता, या कोई और अदर पर्सन उसको यूज़ में नहीं ला सकता, क्योंकि उस पर उनका हक नहीं है, ठीक।
ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ओके, अब हम चलते हैं और देखिए, हाँ, इंडिविजुअल रिसोर्सेज को प्राइवेट रिसोर्स भी कहा जाता है, सीधी सी बात, इंडिविजुअल रिसोर्सेज को प्राइवेट रिसोर्स भी कहा जाता है। अब सपोज कर एक एग्जांपल आपको बहुत अच्छा दे दूं, अगर रोड पर एक नल लगा हुआ है तो क्या वो प्राइवेट होगा? नहीं, क्योंकि रोड के किनारे अगर एक नल लगा हुआ है तो वो आपके क्या कहते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको सभी पर्सन, सोसाइटी के जितने भी पर्सन है सभी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सपोज करिए अगर वही नल आपके घर के अंदर लगा होता, तब क्या उसको आपके नेबर में जो भी लोग रह रहे हैं, आपके पड़ोस में जो भी लोग रह रहे हैं, क्या वो यूज़ करते? नहीं। वो नल जो घर के अंदर लगा हुआ वो आपकी और आपके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता, तो वो आपके लिए कैसा रिसोर्स होगा? वो आपके लिए इंडिविजुअल रिसोर्सेज होगा और आप उसको प्राइवेट रिसोर्स भी कहेंगे। ठीक। अब कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होता है? कम्युनिटी रिसोर्सेज जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि सड़क किनारे एक नल लगा हुआ है, तो ऐसे रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड हो और वो क्या कहते हैं, सोसाइटी में रहने वाले सभी पर्सन्स की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हों, वो आपके कहलाएंगे क्या कहते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज या पब्लिक रिसोर्सेज। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, सोसाइटी में जितने भी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, जितने भी डिफरेंट कास्ट एंड क्या कहते हैं रिलीजियस के लोग रह रहे हैं, उन सभी की ज़रूरतें जिस रिसोर्सेज से पूरी हो रही हैं वही कहलाएगा आपका पब्लिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल बरियल ग्राउंड, उसके बाद ग्रेसिंग ग्राउंड, उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किए गए जो पार्क्स वगैरह हैं, पिकनिक स्पॉट्स, ये सब आपके एग्जांपल होते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज के या पब्लिक रिसोर्सेज के। ठीक। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में जो थर्ड है वो आपका है नेशनल रिसोर्सेज। देखिए हम बता दें नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है। नेशनल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जिसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है कंट्री के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो रिसोर्सेज आपके नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। और ये क्या कहते हैं, आपके एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, मतलब कंट्री की जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है उसके अंदर या ओशनिक एरिया में 12 नॉटिकल माइल तक पाए जाते हैं, वो सारे रिसोर्सेज आपके नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। फिर से रिपीट कर दूं, नेशनल रिसोर्स अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या डिफाइन करोगे? आप डिफाइन करोगे कि हर वो रिसोर्सेज जो एक कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर पाए जा रहे हों या ओशनिक एरिया में 12 नॉटिकल माइल्स तक पाए जा रहे हों, वो रिसोर्सेज आपके सारे नेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे। और नेशनल रिसोर्सेज का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है जिसको गवर्नमेंट कंट्री के डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल मिनरल्स, फॉरेस्ट कवर एरियाज में जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, इसके बाद आपके वाटर रिसोर्सेज, ओके, ऐसे सारे रिसोर्सेज आपके नेशनल रिसोर्सेज होते हैं जो कंट्री के सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। और कंट्री इन रिसोर्सेज का यूज़ करती है कंट्री के सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के ग्रोथ के लिए। ठीक, ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक और चीज़ आपको बता दें, और कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है उसके पास ये पावर भी होती है कि अगर आपके प्राइवेट लैंड पर कोई भी ऐसा रिसोर्सेज मिला है जो एक नेशनल इंपॉर्टेंस रखता है तो कंट्री बिना आपकी परमिशन के इसको एक्वायर कर सकती है। ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, नेशनल रिसोर्सेज ऐसे हर वो रिसोर्सेज जो कंट्री के टेरिटरी के अंदर पाए जाते हों या एशनिक एरिया में 12 नॉटिकल माइल्स तक पाए जाते हों, और ये रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका नेशनल इंपॉर्टेंस होता है, जो कंट्री के सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के भी ज़मीन में या उसके प्रॉपर्टी में कोई ऐसा रिसोर्सेज मिलता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखता है, तो कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो उसको एक्वायर कर लेती है विदाउट आपकी परमिशन के। ठीक, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं जिनका नेशनल इंपॉर्टेंस होता है, तो फॉर एग्जांपल मिनरल्स वगैरह, ठीक है, मिनरल्स, पेट्रोलियम जो आपके हो गए, गैसेज हो गए, ये सब आपके ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं और इन रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है कंट्री के सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पर्पस के लिए। ठीक, आई होप आपको नेशनल रिसोर्सेज अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज पे। ठीक, अब देखिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है। ठीक है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल के द्वारा रेगुलेट किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल क्या है? इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज को रेगुलेट करे। इसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहाँ पाए जाते हैं? ठीक, तो आपको बता दें, ओशनिक एरिया में 200 नॉटिकल माइल्स तक, ओशनिक एरियाज़ में 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो आपके इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। और इस पर्टिकुलर एरिया को, इस पर्टिकुलर जोन को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है।
इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक, एक और चीज़ बता दें, अगर कोई भी कंट्री इन रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहती है, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर कंट्री अगर इंटरनेशनल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहती है तो उसको इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल से परमिशन लेनी होगी। बिना इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल के कोई भी पर्टिकुलर कंट्री इंटरनेशनल रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकती है। एक और चीज़ आपको बता दें, इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल का हेडक्वार्टर फ्रांस में है। ठीक, और इसका इस्टेब्लिशमेंट आई थिंक क्या कहते हैं 1965 में हुआ था। ये क्लियर नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 1965 मुझे ही लग रहा है कि 1965 में ही हुआ था। बाकी इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। और इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल एक ऐसी अथॉरिटी है जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज को रेगुलेट करती है, उसके पास ही अथॉरिटी है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, डू यू नो दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट to mine manganese noodle from the bed of the Indian Ocean from that area which lies beyond the exclusive economic zone। कह रहा है कि इंडिया को ये परमिशन मिल गई है कि इंडियन ओशियन में जो मैग्नीज की माइन है वहाँ से वो ओर्स निकाल सके, मैग्नीज के ओर्स वगैरह निकाल सके। और ये पर्टिकुलर एरिया, ये पर्टिकुलर जोन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, यानी कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज के जोन में आता है। लेकिन इंडिया ने इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल से परमिशन ले ली है। अब परमिशन ग्रांट होने के बाद हमारी कंट्री उन रिसोर्सेज को कंट्री के इकोनॉमिकल सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पर्पस के यूज़ में ला सकती है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में जो चौथा बेसिस है वो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में रिसोर्सेज आपके 4 टाइप्स के हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व। अब हम जानते हैं कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है, डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है, स्टॉक क्या है और आपका रिजर्व क्या है। ठीक, अब चलते हैं। देखिए पहला कह रहा है पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया particularly राजस्थान एंड गुजरात have enormous potential for the development of wind and solar energy but so far these have been not been developed properly। देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज की बात हो रही है। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जिनमें अच्छी खासी पोटेंशियल है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। यूटिलाइजेशन हो रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका डेवलपमेंट ही प्रॉपर तरीके से अभी नहीं किया गया है। ठीक, हमें ये पता है कि राजस्थान और गुजरात ये 2 ऐसे पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहाँ पे हम विंड पावर और सोलर पावर का डेवलपमेंट अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी उनके डेवलपमेंट पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। जितना भी डेवलप किया गया है उतना ही यूटिलाइज भी हो रहा है। अगर डेवलपमेंट प्रॉपरली होगा तो यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा पोटेंशियल रिसोर्सेज में ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जिनकी अंदर अच्छी खासी पोटेंशियल है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, इसलिए उनका यूटिलाइजेशन भी प्रॉपरली नहीं हो रहा है। ठीक, ओके, अब हम चलते हैं सेकंड रिसोर्सेज पे। सेकंड रिसोर्सेज हमारा है डेवलप रिसोर्सेज। डेवलप रिसोर्सेज में आपके ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जिनको सर्वे कर लिया गया है, जिनकी क्वालिटी क्वांटिटी भी डिटरमाइन कर ली गई और जिनका डेवलपमेंट भी हुआ है और उनका क्या कहते हैं यूज़ भी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, लेकिन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ फिजिबिलिटी। ऐसे रिसोर्सेज का जो यूज़ होता है, ऐसे रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन होता है वो टेक्नोलॉजीज़ पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब हम चलते हैं स्टॉक पे। अब देखिए स्टॉक कह रहा है मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस आर कॉल्ड स्टॉक। बहुत ही गजब का दिया गया, समझ लीजिएगा, इससे अच्छी डिफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ये कह रहा है कि ऐसे मटेरियल जो हमारे इन्वायरमेंट में हैं और उनके अंदर अच्छी खासी पोटेंशियल है कि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उन रिसोर्सेज को एक्सेसिबल बना सकें। मतलब अगर टेक्नोलॉजी हो जाएगी तो हम उनको एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उनको एक्सेसिबल कर सकें या उनको यूटिलाइजेशन में ला सकें। तो ऐसे रिसोर्सेज को एज ए स्टॉक मानकर रख दिया गया है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया है, जैसे कि आपको पता है कि वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ 2 गैसेज। वाटर 2 गैसेज का कंपाउंड है, एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निक नो हाउ टू यूज़ इट फॉर दिस पर्पस। लेकिन हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम हाइड्रोजन और क्या कहते हैं हाइड्रोजन कंपाउंड से और आपके ऑक्सीजन कंपाउंड से वाटर को बना सकें। ठीक,
ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। जब ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास डेवलप्ड हो जाएगी कि हाइड्रोजन कंपाउंड और वाटर कंपाउंड से हम क्या कहते हैं वाटर बनाने लगेंगे, तब इस प्रकार के रिसोर्सेज को हम यूज़ में ला पाएंगे। जब तक ऐसे टेक्नोलॉजी क्या कहते हैं डेवलप्ड नहीं हो जाती, जब तक ये स्टॉक इनको मान के रखा गया है, ठीक है, कि जब ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होगी तब इस प्रकार के रिसोर्सेज को हम यूटिलाइजेशन प्रोसेस में लाएंगे या इनको एक्सेस करेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं चौथे पर। चौथा हमारा है रिजर्व। ठीक, रिजर्व क्या है? रिजर्व आर दिस सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट दिस यूज हैज बीन नॉट स्टार्टेड। अब देखिए, रिजर्व भी थोड़ा बहुत आपके स्टॉक से मिलता है। रिजर्व में क्या कहा गया है कि हमें ये पता है कि अगर हमें ये पता है कि इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की मदद से हम इस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को यूज़ में ला सकते हैं, लेकिन अभी हम ऐसा वर्क नहीं कर रहे हैं, हम उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अभी है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है और हमें पता है कि हम इस टेक्नोलॉजी से इस टाइप के रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन पर्पस में ला सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो अभी हम उन पर वर्क नहीं कर रहे हैं। हमने उसको फ्यूचर रिक्वायरमेंट की नीड्स के लिए रख दिया है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम रिजर्व कहेंगे। ठीक, नो हाउ जानते हैं आप क्या होता है? नो हाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए, सपोज करिए एक पर्सन है ए है और एक पर्सन बी है। पर्सन ए एक कॉमन पर्सन है जिसने कोई डिप्लोमा नहीं ले रखा है, और पर्सन बी ऐसा पर्सन है जिसने एसी रिपेयरिंग का डिप्लोमा ले रखा है। एसी रिपेयरिंग का डिप्लोमा ले रखा है, उसको एसी वगैरह बनानी आती है, लेकिन पर्सन ए को नहीं आती है। तो अगर क्या पर्सन ए अब एसी बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। पर्सन बी ही एसी बना पाएगा, क्योंकि उसके पास वो नो हाउ है, उसने उस चीज़ को सीखा है, उसके पास वो नो हाउ है। तो नो हाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है ना। जो पर्टिकुलर पर्सन जिस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन कर लेता है, जिस चीज़ के बारे में उसको बहुत अच्छी खासी एक्सपीरियंस हो जाती है, नॉलेज हो जाती है, तो वो उसका नो हाउ बन जाता है। ठीक, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और रिजर्व में आपके ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें आती हैं जिसमें हमें ये पता है कि इस पर्टिकुलर रिसोर्सेज से, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से हम इन रिसोर्सेज को यूज़ में ला सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो अभी इसके पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। इसको फ्यूचर नीड्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एज अ रिजर्व मानकर रख दिया गया है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, अब देखिए, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों करना चाहिए? सभी को पता है कि रिसोर्सेज का अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, और किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के डेवलपमेंट पर्पस के लिए या इंडिविजुअल के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी रिसोर्सेज का अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम रिसोर्सेज का डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो डे बाय डे हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम उनकी डिमांड्स को, उनकी नीड्स को कैसे फुलफिल कर पाएंगे? तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एक बहुत ही बड़ा या कह सकते हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको 4 से 5 पॉइंट बताए, मैं फिर से रिपीट कर दूं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, कंट्री के सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स को, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो और भी ऐसे 2-3-4 इंपॉर्टेंट्स आपके और हैं जिसके बिहाफ पे हमें ये जानना चाहिए कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का क्या वेटेज है। ठीक, अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दें कि अगर हम रिसोर्सेज को क्या कहते हैं वेस्ट करेंगे, अगर हम रिसोर्सेज को बर्बाद करेंगे तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए, यहाँ टॉपिक्स में दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है आइए समझते हैं। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दीज हैड लेड टू फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। अगर ह्यूमन बींग्स ऐसे ही लगातार इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। वो मेजर प्रॉब्लम्स क्या है? पहला, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइड द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल। ठीक, रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है, रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है केवल कुछ पर्सन्स की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा डिप्लीट किए जा रहे हैं। दूसरा, ये कह रहा है कि एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड which in turn divide the society into 2 segment, have and have not और rich and poor। ठीक, accumulation of resources मतलब अगर रिसोर्सेज कुछ ही हाथों में है, कुछ ही लोगों के पास ढेर सारा रिसोर्सेज है, तो ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें रिसोर्सेज को सोसाइटी, रिसोर्सेज मतलब
रिसोर्सेज अगर कुछ ही लोगों के पास हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं, क्योंकि ऐसा होने पे सोसाइटी हमारी दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है, एक रिच में और एक पुअर में, और उनके बीच में एक गैप सा क्रिएट हो जाता है, एक फिक्शन सा क्रिएट हो जाता है। ठीक, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज़ करोगे, इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से एक्सप्लॉइट करोगे, तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन। ये सारे के सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे अगर आप रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, किसी भी रिसोर्सेज को यूज़ करने से पहले हमको उसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए ताकि वो वेस्ट ना हो। और एक चीज़, हम रिसोर्सेज के डेवलपमेंट पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक, क्योंकि हमारा सर्वाइवल, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट, ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स, सभी कहीं ना कहीं सभी चीज़ें डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पर डिपेंड करती हैं। ठीक, अब एक और चीज़ आपसे बता दें, हमें कैसे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना चाहिए। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात तो हो रही है, लेकिन कैसे रिसोर्सेज को डेवलप करना चाहिए। हमें ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप करना चाहिए जो सस्टेनेबल फॉर्म में हो। कैसे फॉर्म्स में हो? सस्टेनेबल फॉर्म्स में। इससे क्या होगा, अगर डेवलपमेंट का हम क्या कहते हैं, ऐसे रिसोर्सेज का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं जो सस्टेनेबल फॉर्म में है, तो वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे ही और इन्वायरमेंट के लिए कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, लेकिन क्लास 10th में इसे बहुत ही क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में ही कवर करेंगे, हमें ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जानना नहीं है। लेकिन आपको बता दें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर 17 गोल्स आते हैं। कितने गोल्स आते हैं? 17 गोल्स। एंड हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? नो वन नो दैट कि हु वाज फादर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मैं आपको बता दूं, निकोलसन टेस्ला, ठीक है, निकोला टेस्ला आपके फादर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहे जाते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर 17 गोल्स आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, एक और चीज़ बता दें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि ऐसे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना जो हमारी ज़रूरतों को पूरा भी कर दें और इन्वायरमेंट के लिए कोई हार्मफुल इफेक्ट भी ना क्रिएट करें, और हमारे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप करना जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर दे, पहली चीज़। दूसरी, इन्वायरमेंट के लिए कोई भी पॉल्यूशन कॉज ना करे, कोई भी डिग्रेडेशन कॉज ना करे। तीसरा, हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। ठीक, तो ऐसे चीज़, ये पर्टिकुलर जो पूरा अभी मैंने आपको डिफाइन किया, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम आगे चलते हैं। ठीक, एक और चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है किसी टॉपिक से लेकर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, अब रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक, तो आपको बता दें 1992 में रियो डी जेनेरो अर्थ समिट हुआ था, जिसमें 100 से भी ज़्यादा देशों के जो हेड होते हैं जैसे प्रेसिडेंट या आपके प्राइम मिनिस्टर वगैरह, उन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया था। और ये आपके वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। ठीक, जो कि आपके ब्राज़ील की कैपिटल सिटी रियो डी जेनेरो में हुआ था। यहाँ पे क्या कहते हैं, सभी जितनी भी कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था, सबने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पर फोकस किया था। बात ये थी कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाए, उनके प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए, और किस तरीके से सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया जाए ग्लोबल लेवल पर। ठीक, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सभी ने एक क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर वो एग्रीमेंट साइन किया था, ये एक पैक्ट साइन किया था, और वो था आपका डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक, और इसके बाद सभी ने ये प्रिंसिपल अडॉप्ट किया था कि 21st सेंचुरी आने वाली है, 21st सेंचुरी आने वाली है, और 21st सेंचुरी में सभी पर्टिकुलर कंट्रीज़ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर वो लोग चाहते हैं कंट्री का डेवलपमेंट करना, तो कंट्री का डेवलपमेंट ऐसा करें, ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप करें जो सस्टेनेबल फॉर्म में हो। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 केवल एक एक्शन प्लान था। एजेंडा 21 केवल एक एक्शन प्लान था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को
और भी बहुत सारे चीज़ों को एक्शन में लाने के लिए स्टार्ट किया गया था। एजेंडा का मतलब होता है एम, और 21 यहाँ पे क्या है, 21 फर्स्ट सेंचुरी की बात हो रही है। तो 21st सेंचुरी में सभी पर्टिकुलर कंट्रीज़ का ये एम होना चाहिए कि वो अपने कंट्री का डेवलपमेंट करें सस्टेनेबल फॉर्म में। ठीक, एक और चीज़ उसके साथ साथ क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल डैमेज से निपटें, पॉवर्टी से निपटें, डिजीजेस थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट से निपटें, और भी बहुत सारे उनके अपने ऑब्जेक्टिव थे। ठीक, तो याद रखिएगा एजेंडा 21 एक एक्शन प्लान था जिसमें ये बोला गया कि जितनी भी पर्टिकुलर कंट्रियों ने फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट में पार्टिसिपेट किया था या जिन्होंने नहीं भी पार्टिसिपेट किया था, सभी कंट्रियां 21st सेंचुरी आने वाली हैं और 21st सेंचुरी में अपना ये एम बना लें कि उनको अपने कंट्री का डेवलपमेंट करना है सस्टेनेबल फॉर्म में। ठीक, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, और अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल के नए विजिटर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप भूल जाएंगे तो जो लेटेस्ट वीडियोस हमारे बनेंगे उनकी नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंचेंगी। ठीक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, लाइक करके मेरा मोटिवेशन और बढ़ाइए ताकि मैं ऐसा ही आप लोगों के लिए हार्डवर्क करता रहूँ। तब तक आप लोग घर में रहिए, बी सेफ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ अपने इसी चैनल लर्नोपीडिया पे।